दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। और आज हम बात करेंगे भारत के इतिहास के अंदर मौर्य वंश के बारे में। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, इसलिए तैयार रहें। सबसे पहले बात करते हैं मौर्य वंश की। तो मौर्य वंश का शासनकाल कब से कब तक माना जाता है? तो मौर्य वंश का शासनकाल माना जाता है 322 बीसी से 185 बीसी तक। बौद्ध साहित्य की बात करें तो मौर्य क्या थे? क्षत्रिय। बौद्ध साहित्य क्या कहते हैं? मौर्य क्षत्रिय थे। जैन साहित्य के माने तो मौर्य उनके अनुसार भी क्षत्रिय थे, लेकिन जो ब्राह्मण साहित्य है उनके अनुसार मौर्य शूद्र थे। तो मौर्य की बात करें तो बौद्ध साहित्य के अनुसार मौर्य क्षत्रिय थे, जैन साहित्य के अनुसार मौर्य क्षत्रिय थे, लेकिन ब्राह्मण साहित्य की बात माने तो मौर्य शूद्र थे। विशाखदत्त की एक पुस्तक है मुद्रा राक्षस। विशाखदत्त की पुस्तक है मुद्रा राक्षस। उनके अनुसार देखें तो मौर्य क्या थे? वृषल थे। क्या थे? मौर्य वृषल थे। वृषल का अर्थ होता है निम्न वर्गीय। वृषल का अर्थ क्या होता है? निम्न वर्गीय थे। कौन? मौर्य। किसके अनुसार? विशाखदत्त की पुस्तक थी मुद्रा राक्षस, उसके अनुसार। फिर इतिहासकार रोमिला थापर की बात करें तो मौर्य क्या थे? वैश्य। रोमिला थापर साहब क्या कहते थे मौर्य के बारे में? मौर्य के बारे में कहते थे मौर्य वैश्य थे। और सबसे सर्वाधिक मत की बात करें तो सब सर्वमान्य मत कौन सा है? मौर्य कहते हैं क्षत्रिय। मौर्य कहते हैं क्षत्रिय थी सर्वमान्य मत के अनुसार। देखिए, अब मौर्य की बात करें तो मौर्य के अंदर हम किन के बारे में पढ़ेंगे? सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, फिर बिंदुसार मौर्य, फिर अशोक मौर्य के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारे राजा थे चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें तो 322 ईस्वी से लेकर 298 ईसा पूर्व तक चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल रहा था। 322 ईसा पूर्व से लेकर 298 ईसा पूर्व तक चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल रहा था। अब चाणक्य की बात करें, जिसने उपगुप्त या कौटिल्य भी कहते थे, इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को 1000 काशार्पण में खरीदा था। काशार्पण क्या होता है? निष्क तो हमारे सोने के सिक्के होते थे, और काशार्पण क्या होते थे? चांदी के सिक्के। 1000 चांदी के सिक्कों में चंद्रगुप्त मौर्य को कौटिल्य ने खरीदा था। चंद्रगुप्त मौर्य की शिक्षा कहाँ हुई थी? शिक्षा उसकी तक्षशिला में हुई थी। और चाणक्य कौन थे? तक्षशिला के एक आचार्य थे। उन्होंने 1000 काशार्पण में चंद्रगुप्त मौर्य को खरीदा था। यूनानी इतिहासकारों की बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस या एंड्रोकोटस कहा गया है। यूनानी इतिहासकार है, उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा है? सेंड्रोकोटस या एंड्रोकोटस कहा है। लेकिन बाद में विलियम जोस ने बताया कि चंद्रगुप्त मौर्य को ही सेंड्रोकोटस कहा गया है। क्या? चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा गया है? सेंड्रोकोटस या एंड्रोकोटस कहा गया। ग्रीक इतिहासकार जस्टिन की बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य की सेना क्या थी? एक लुटेरी सेना थी। क्या थी? एक लुटेरी सेना थी जो लूटकर भाग जाती थी। 298 ईसा पूर्व की बात है। कौन सी? 298 ईसा पूर्व की बात है, जब चंद्रगुप्त मौर्य ने भद्रबाहु के साथ चंद्रगिरी पहाड़ी पर वो गए थे। भद्रबाहु के साथ क्या? चंद्रगिरी पहाड़ी पर गए थे चंद्रगुप्त मौर्य 298 में। और चंद्रगुप्त मौर्य ने चंद्रगिरी पहाड़ी पर संथारा और संलेखना करके अपने प्राण त्याग दिए थे। संथारा संलेखना क्या है? जो अंतिम अवस्था मानी जाती है किसकी? जैन धर्म के अंदर मोक्ष प्राप्त करने की, अर्थात उपवास के माध्यम से अपने प्राण त्याग दिए। संथारा क्या है? एक प्रकार का उपवास करने का तरीका है, जिसके अंतर्गत जो चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया? उपवास के माध्यम से अर्थात संथारा के माध्यम से अपने प्राण त्याग दिए। चंद्रगिरी की जो पहाड़ी है भारतीय कर्नाटक राज्य के श्रवणबेलगोला नामक एक स्थान है, वहाँ पर है। चंद्रगिरी की पहाड़ी कहाँ पे? भारत के कर्नाटक राज्य के श्रवणबेलगोला में स्थित है। अब आगे बात करते हैं हम क्या कि एक सेल्यूकस निकेटर की बात करते हैं। सेल्यूकस निकेटर की बात करें तो ये मैसेडोनिया का शासक था। मैसेडोनिया के शासक हमारे जो सिकंदर था, तो वही मैसेडोनिया है। तो सेल्यूकस निकेटर क्या था? मैसेडोनिया का शासक था। तो ये शासक था तो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रमुख से है ना 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर के प्रमुख कौन थे? सेनापति सेल्यूकस निकेटर, इसको हराया था। तो ये लाइन यहाँ से कट गई है, लेकिन हम इसको दोबारा बता देते हैं आपको कि 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया? सिकंदर का सेनापति कौन था? सेल्यूकस निकेटर, उसको हराया था 305 में। सिकंदर एक यूनानी शासक था, और सिकंदर कहाँ का राजा था? मैसेडोनिया का। अब बात करें चंद्रगुप्त मौर्य की, तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर को पराजित करने
और भारतीय राजा क्या करते थे, कभी कभी पराजित करने के बाद उन राजाओं से संधि कर लेते थे जो हारते थे, उनसे संधि की। और संधि की जानकारी कहाँ से मिलती है हमें, जो यूनानी इतिहासकार थे स्ट्रेबो और एपियानस, इनके जो ग्रंथ थे इनसे हमें इस संधि की जानकारी मिलती है और इस युद्ध के बारे में जानकारी मिलती है। अब चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य से हारने के बाद, जब चंद्रगुप्त मौर्य से सेल्यूकस निकेटर हार गया तो सेल्यूकस निकेटर ने एरिया, अराकोसिया, जेंड्रोसिया, परोपनिसडाई, ये वाले क्षेत्र थे ना, ये चंद्रगुप्त मौर्य को सौंप दिए थे, क्योंकि जो हारेंगे वो तो क्षेत्र उनको तो देना ही पड़ेगा। तो सेल्यूकस निकेटर ने क्या किया, एरिया, अराकोसिया, जेड्रोसिया, परोपनिसडाई, ये वाले क्षेत्र क्या किए, चंद्रगुप्त मौर्य को सौंप दिए। अब एरिया क्षेत्र की बात करें तो एरिया क्षेत्र को वर्तमान में क्या है, हेरात के नाम से जाना जाता है। एरिया क्षेत्र को क्या है, वर्तमान में हेरात के नाम से जाना जाता है। और अराकोसिया की बात करें तो अराकोसिया क्षेत्र को वर्तमान में कंधार के नाम से जाना जाता है। जेड्रोसिया को क्या किस नाम से जाना जाता है, बलूचिस्तान या मकरन के नाम से जाना जाता है। परोपनिसडाई इस क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है, काबुल के। तो ये चारों क्षेत्र है, तो वर्तमान में देखें इनको हेरात, कंधार, बलूचिस्तान और काबुल के नाम से जाना जाता है। और ये सारे क्षेत्र किसको दे दिए गए थे, चंद्रगुप्त मौर्य को। साथ ही साथ सेल्यूकस निकेटर की बेटी थी हेलेना, जिसको हेलेन भी कह सकते हैं, इसका विवाह किसके साथ कर दिया, चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दिया। चंद्रगुप्त मौर्य के साथ किसका शादी कर दी, हेलेना या हेलेन की शादी चंद्रगुप्त से कर दी, किसने, सेल्यूकस निकेटर ने। सेल्यूकस निकेटर की बेटी थी हेलेना। अब सेल्यूकस निकेटर ने अपना राजदूत जो मेगास्थनीज था इसको चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था और कहा कि वहाँ की जो शान शौकत है, जो भी बातें हैं उनके बारे में लिखो। तो अपना जो राजदूत था कौन, मेगास्थनीज, इसको कहाँ भेजा, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। अब चंद्रगुप्त मौर्य ने फिर सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी उपहार में दिए थे, अर्थात अब तो उसका ससुर बन गया था, सेल्यूकस निकेटर ससुर बन गया, तो उसको क्या 500 हाथी उपहार में दिए थे, किसने, चंद्रगुप्त मौर्य ने। अगले राजा की बात करते हैं हम मौर्य वंश की, तो वो है हमारे बिंदुसार। बिंदुसार के बारे में बात करें तो बिंदुसार का शासन है हमारे 298 ईसा पूर्व से लेकर 273 ईसा पूर्व तक, अर्थात बिंदुसार का शासन कब से कब तक है, 298 ईसा पूर्व से लेकर 273 ईसा पूर्व तक हमारे बिंदुसार का शासनकाल है। अब बिंदुसार क्या था, चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था। इतिहास का जो हमारे यूनानी इतिहासकार, उन्होंने क्या है, बिंदुसार को अमित्रोचेट्स या अमित्रघात के नाम से उल्लेखित किया है। जो यूनानी इतिहासकार है उन्होंने बिंदुसार को किस नाम से, अमित्रोचेट्स या अमित्रघात के नाम से उल्लेखित किया है, अर्थात यूनानी ग्रंथों में बिंदुसार को क्या कहा जाता है, अमित्रोचेट्स। जैन साहित्य की बात करें तो बिंदुसार को वहाँ पे सिंहसेन कहा गया है, क्या कहा गया है, सिंहसेन कहा गया है, कहाँ पे, जैन साहित्य में। तिब्बत के इतिहासकार थे तारानाथ, कौन थे, तारानाथ। इनके अनुसार बात करें तो तारानाथ के अनुसार बिंदुसार एक क्या है, एक महान शासक था। बिंदुसार क्या था, एक महान राजा है, महान शासक था। इतिहासकार तारानाथ के अनुसार बिंदुसार ने दक्षिण भारत पर आक्रमण किया था। इतिहासकार तारानाथ के अनुसार बात करें तो बिंदुसार ने क्या किया था, दक्षिण भारत पर आक्रमण किया था। और बिंदुसार क्या थे, आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे। बिंदुसार क्या थे, आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे। तो हमने बिंदुसार के बारे में ये बातें जानी। अब बिंदुसार के बारे में और बातें जानते हैं। बिंदुसार के समय क्या था कि तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए थे। बिंदुसार के समय क्या हुआ था, तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए थे, जिनमें से एक विद्रोह का दमन अशोक ने किया था और दूसरे विद्रोह का दमन कौन था, सुसीम या सुशीम ने किया था। ये वही अशोक है जो अगले शासक बनेंगे। अशोक और सुसीम दोनों भाई थे, दोनों बिंदुसार के बेटे थे, अर्थात दोनों भाई थे। अब बिंदुसार के शासन में नेपाल में एक खस जनजाति थी, उन्होंने भी विद्रोह किया था। और खस जनजाति के विद्रोह का दमन करने का किसको दिया गया जिम्मा, उनका जिम्मा दिया गया अशोक, अर्थात अशोक ने खस जनजाति के विद्रोह को दबाया था। अब बात करें बिंदुसार की, तो बिंदुसार के लिए एक खास बात याद की जाती, कौन सी, कि यूनानी और ग्रीक इतिहासकार एथेनियस के मानते हैं कि बिंदुसार ने यूनान से कुछ 3 चीज़ें मंगवाई थी। बिंदुसार ने क्या किया, यूनान से के शासक से 3 चीज़ें मंगवाई थी, कौन कौन सी, एक तो मीठी शराब, सूखे मेवे जिसमें अंजीर था, और एक दार्शनिक या सोफिस्ट। तो यूनानी के शासक मीठी शराब और सूखे मेवे को ज़्यादा तवज्जो नहीं देते थे, तो उन्होंने वो तो भेज दिए, लेकिन दार्शनिकों को बहुत वो तवज्जो देते थे, इसलिए उनको नहीं भेजा। तो दार्शनिक सोफिस्ट थे, उनको नहीं भेजा। तो यूनानी शासकों ने केवल मीठी शराब और सूखे मेवे या अंजीर ही
बिंदुसार को भेजे। अब बिंदुसार के बाद आते हैं हमारे शासक अगले, कौन? अशोक मौर्य। अशोक मौर्य की हम बात करें तो बौद्ध साहित्य के अनुसार बात करें तो अशोक मौर्य ने अपने 99 भाइयों की हत्या की थी और उसके बाद जाके उनको राजगद्दी मिली थी। उसके कितने भाई? 99 भाइयों की हत्या की थी अशोक ने और उसके बाद उनको राजगद्दी मिली थी। अब अशोक की बात करें तो अशोक का राज्याभिषेक 269 ईस्वी में हुआ था। अशोक का जो राज्याभिषेक था वो 269 ईसा पूर्व में हुआ था। अशोक के राजा बनने से पहले 4 वर्ष तक उनका उत्तराधिकारी संघर्ष चला था। तथा 4 वर्ष तक उन्होंने अपने 99 भाइयों की हत्या की थी। तो उनका जो उत्तराधिकारी संघर्ष था ना 4 वर्ष तक चला था। और मेन प्रतिद्वंदी कौन था अशोक का? उनका भाई सुसीन। अशोक की माता की बात करें तो अशोक की माता थे सुभद्रांगी या भीमा, अर्थात उनकी माता का नाम सुभद्रांगी या भीमा था और पिता तो उनके बिंदुसार थे ही। तो पिता कौन थे? उनके बिंदुसार और माता सुभद्रांगी या भीमा थी। राजा बनने से पहले अशोक क्या था? अवंती का गवर्नर था। अवंती का गवर्नर बनाया गया था किसे? अशोक को। अब अशोक की बात करें तो अशोक ने अपने शासनकाल में 8वें वर्ष में क्या किया था? कलिंग पर आक्रमण किया था। अशोक ने अपने शासनकाल के 8वें वर्ष में कलिंग पर आक्रमण किया था। और कलिंग की राजधानी क्या थी उस समय? तोसली। कलिंग की राजधानी उस समय क्या थी? तोसली। अब खारवेल का जो हाथी गुम्फा अभिलेख है उसकी बात माने तो कलिंग का राजा उस समय कौन था? नंदराज। कलिंग का राजा उस समय कौन था? नंदराज, जब अशोक ने उस पर आक्रमण किया था। और कलिंग युद्ध की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? जो 8वें वंश में जो कलिंग पर आक्रमण किया था। अब बात करें खारवेल के जो हाथी गुम्फा अभिलेख है ना उससे मिलती है हमें इस कलिंग युद्ध की जानकारी। अब बात करें अशोक की मृत्यु की तो अशोक की मृत्यु के बाद मौर्य वंश 2 भागों में बट गया, एक पूर्वी भाग और एक पश्चिमी भाग में बट गया था। पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग की बात करें तो मौर्य वंश के जो पूर्वी भाग का शासक था कौन? दशरथ। और पश्चिम भाग का शासक कौन था? संप्रति। तो पूर्वी भाग का शासक कौन माना? दशरथ। और पश्चिम भाग का शासक कौन बना? संप्रति। पूर्वी भाग की बात करें तो दशरथ आजीवक पंथ या आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था, जबकि संप्रति क्या था? जैन धर्म का अनुयायी था। तो इस तरह हमने देखा कि अशोक की मृत्यु के बाद में मौर्य वंश 2 भागों में बट गया, पूर्वी भाग और पश्चिम भाग। पूर्वी भाग का तो शासक कौन बना? दशरथ, जो आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। और पश्चिम भाग का शासक कौन बना? संप्रति, जो क्या था? जैन धर्म का अनुयायी था। अब अशोक की पत्नी देखें तो अशोक की पत्नियां 4 थी। अशोक की 4 पत्नियों के बारे में देखें तो कौन कौन सी? देवी, फिर कौरकी, फिर पद्मावती और तिष्यरसा रक्षा। तो इस तरह से अशोक की 4 पत्नियां थी, देवी, कौरकी, पद्मावती, तिष्यरसा। तो ये आप शाहरुख खान अभिनेता के द्वारा जो मूवी बनाई गई थी अशोका, तो उस मूवी में कौरकी का अभिनय करीना कपूर के द्वारा किया गया था। तो आप देख सकते हो मूवी काफ़ी अच्छी मूवी है, इससे आपकी समझ काफ़ी बढ़ेगी। तो उनकी पत्नी के बारे में देखें तो सबसे पहली पत्नी की बात करें तो देवी क्या थी? मौर्य वंश के शासक अशोक की पत्नी थी। देवी के बेटे का बात करें तो देवी का बेटा कौन था? महेंद्र। देवी के पुत्र का क्या नाम था? महेंद्र। और बेटी का नाम क्या था? संघमित्रा। देवी के बेटे का नाम तो महेंद्र था, देवी के बेटी का नाम संघमित्रा था। अब देवी के बेटा और बेटी दोनों को श्रीलंका में बौद्ध धर्म के लिए फैलाने के लिए भेजा गया था। कहाँ भेजा गया था? श्रीलंका में। महेंद्र और संघमित्रा दोनों को श्रीलंका में बौद्ध धर्म को फैलाने के लिए भेजा गया था, या बौद्ध धर्म को प्रचार प्रसार करने के लिए भेजा था। दूसरी पत्नी बात करते हैं हम कौरकी की, कावरुकी या कौरकी। तो ये इनकी बात करें, ये मौर्य वंश के शासक अशोक की पत्नियाँ थी। इनके बेटे का नाम था तीवर। इनके बेटे का नाम क्या था? तीवर था। अब रानी के अभिलेख की बात करें तो रानी के अभिलेख में कौरकी और कावरुकी के पुत्र तीवर का उल्लेख मिलता है। जो तीवर का उल्लेख कहाँ मिलता है? जो रानी के अभिलेख के अंदर। तीसरी पत्नी आती है पद्मावती। पद्मावती की बात करें तो मौर्य वंश के शासक अशोक की पत्नी थी और इनके बेटे का नाम क्या था? कुणाल। पद्मावती के बेटे का नाम क्या था? कुणाल। चौथी पत्नी आती है हमारे तिष्यरक्षा। तिष्यरक्षा की बात करें तो मौर्य वंश के शासक ये अशोक की पत्नी थी। तिष्यरक्षा ने पद्मावती के पुत्र कुणाल की आंखें फुड़वा दी थी। तिष्यरक्षा ने क्या किया था? पद्मावती का जो बेटा था कुणाल, उसकी आंखें फुड़वा दी थी और इस वजह से अशोक ने तिष्यरक्षा को जिंदा जलवा दिया था। अब अशोक को अशोक के धर्म, कलिंग विजय और अशोक के अभिलेख और उनके प्रतीक चिन्हों के लिए याद किया जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कलिंग युद्ध की।
तो अशोक ने अपने शासन के 8वें वर्ष में क्या किया था, कलिंग पर आक्रमण किया था। तो कलिंग युद्ध के बारे में बात करते हैं। कलिंग युद्ध की बात करें तो कलिंग मौर्य वंश के शासक अशोक और कलिंग के राजा नंदराज के बीच में लड़ा गया था। अब अशोक तो महान राजा था, साथ ही साथ उसकी सेना भी बड़ी थी। तो कलिंग की युद्ध में अशोक की जीत हुई और नंदराज हार गया था। अब युद्ध की बात करें तो युद्ध में 1 लाख सैनिक मारे गए थे और 1.5 लाख से ज़्यादा को युद्धबंदी बनाया गया था। अब कलिंग युद्ध के अंदर अशोक ने जितना विभत्स दृश्य देखा, अर्थात जितने लाशें, रक्त, ये सब देखा, तो कलिंग के युद्ध के बाद अशोक ने युद्ध नीति को छोड़ दिया, अर्थात युद्ध नीति के युद्ध घोष के स्थान पे धम्म नीति या धर्म घोष को अपनाया। अर्थात उन्होंने धर्म के माध्यम से, अर्थात शांति के माध्यम से अन्य क्षेत्रों के अंदर अपने प्रचार प्रसार को बढ़ाया, अर्थात उन्होंने युद्ध नीति को त्याग दिया। कब? कलिंग युद्ध के बाद। एक कल्याण की बात करते हैं, जो हमारे इतिहासकार हैं कश्मीर के, कल्याण इतिहासकार है, और इनकी एक पुस्तक है राजतरंगिणी। ठीक है, तो इसमें भी इनकी जानकारी मिलती है। जो कश्मीर का एक निवासी था और ब्राह्मण था। अब अशोक के धर्म की बारे में बात करें तो कल्याण की जो राजतरंगिणी पुस्तक है उसके अनुसार अशोक पहले भगवान शिव को मानता था। जो राजतरंगिणी है पुस्तक, उसके अनुसार देखें तो अशोक सबसे पहले किसको मानता था? भगवान शिव को। अशोक ने झेलम नदी के किनारे पे श्रीनगर बसाया था। झेलम नदी है तो वहाँ उस पर एक शहर बसाया था, जिसे क्या कहते हैं आप? श्रीनगर। अशोक ने श्रीनगर में शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। और अशोक ने नेपाल में ललित पाटन नामक एक शहर बसाया था। अशोक ने क्या किया? नेपाल में ललित पाटन शहर बसाया था। अशोक की बेटी थी कौन? चारुमती। अशोक की बेटी थी चारुमती मौर्य। उन्होंने नेपाल में देवी पाटन शहर बसाया था। तो बेटी थी उनकी चारुमती मौर्य, तो बेटी ने क्या किया? नेपाल में देवी पाटन नामक शहर बसाया था। 2 ग्रंथ है, दीपवंश और महावंश। क्या है? दीपवंश और महावंश। इन ग्रंथों के अनुसार सुसीम का बेटा था निग्रोध। कौन था? निग्रोध। और ये कैसे पता चलता है कि दीपवंश और महावंश के अनुसार जो उनका भाई था सुसीम, जिनकी हत्या करके वह अशोक राजा बनता है, उनका बेटा था निग्रोध। तो उसने अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था, अर्थात बौद्ध धर्म की दीक्षा किसने दी थी? उसके बेटे निग्रोध ने। और दीपवंश महावंश की बात करें तो ये साहित्य कहाँ का? श्रीलंका का। श्रीलंका का साहित्य कौन सा? दीपवंश और महावंश। ये सिंहल देश, ये श्रीलंका का साहित्य। अब अशोक मोगलीपुत्र तिस के कारण, अशोक क्या थे? हमारे मोगलीपुत्र तिस है, इनके कारण बौद्ध धर्म से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे। एक साधु थे कौन? मोगलीपुत्र तिस। इनकी वजह से ये क्या थे? बौद्ध धर्म से प्रभावित हुए थे। अब एक पुस्तक है दिव्यावदान। कौन सी? दिव्यावदान। और चीनी यात्री हेनसांग, इन दोनों की बात माने, दिव्यावदान पुस्तक और चीनी यात्री हेनसांग की बात माने, तो उपगुप्त ने बौद्ध धर्म में अशोक को दीक्षित किया था। अर्थात अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किसने किया था? उपगुप्त ने। और ये इनके बारे में जानकारी कैसे मिलती है? दिव्यावदान पुस्तक से और चीनी यात्री हेनसांग के अनुसार। दिव्यावदान पुस्तक की बात करें तो इसकी रचना दुर्गा भागवत ने की थी। किसने? दुर्गा भागवत ने इसकी रचना की थी। और क्या पता चलता है हमें इनके बारे में, अशोक के बारे में? अशोक ने अपने शासन के 10वें वर्ष में बोध गया की यात्रा की थी। अशोक ने क्या किया था? अपने शासनकाल के 10वें वर्ष में बोध गया की यात्रा की थी। अशोक ने अपने शासनकाल के 20वें वर्ष में क्या? लुम्बिनी की यात्रा की थी। 10वें वर्ष में तो बोध गया की और 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की थी। भाब्रू अभिलेख की बात करें तो अशोक के बौद्ध होने की जानकारी हमें भाब्रू अभिलेख से मिलती है। भाब्रू की बात करें तो ये हमारे जयपुर में है ना, राजस्थान का जिला, उसके पास एक विराटनगर नाम की जगह है, वहाँ से भाब्रू का अभिलेख मिलता है। तो भाब्रू के अभिलेख से हमें क्या पता चलता है? भगवान बौद्ध के अनुयायी कौन बन गए थे? अशोक। फिर धर्म की बात करी हमने, तो ध्यान रखना, धम्म और धर्म 2 अलग अलग शब्द होते हैं। धम्म का अर्थ कभी भी धर्म नहीं होता है। तो धम्म क्या? अशोक की आचार संहिता थी, अर्थात जीवन कैसे जिया जाए इसके बारे में बताया जाता था धम्म के अंदर। तो धम्म क्या थी? अशोक की आचार संहिता थी। धम्म का बौद्ध धर्म से कोई लेना देना नहीं है, अर्थात बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं होता है धम्म। धम्म पर थोड़ा बहुत बौद्ध धर्म का प्रभाव पड़ता है। धम्म पर क्या है? थोड़ा बहुत बौद्ध धर्म का तो प्रभाव पड़ता है, लेकिन यह धर्म से अलग है। धम्म पर बौद्ध धर्म का प्रभाव था। जो हमारा दूसरा वृत्त स्तंभ लेख है उसमें धम्म की परिभाषा दी गई है कि धम्म क्या होता है। हम छोटी छोटी बातों में देखें तो धम्म में क्या होता है, जैसे
हमें हमारे माता पिता की सेवा करनी चाहिए, कोई अतिथि आ जाए तो अतिथि का सत्कार करना चाहिए, सबका कल्याण करना चाहिए। ऐसी शिक्षाएं कहाँ लिखी होती है? धम्म के अंदर। अब अशोक की बात करें तो अशोक ने धम्म यात्राओं का आयोजन करवाया था और प्रचार के लिए यात्राएं भी की थी। धम्म के प्रचार के लिए क्या की? यात्राएं भी की और धम्म यात्राओं का आयोजन भी कराया था। धम्म में क्या होता था? स्वर्ग की झांकियां निकाली जाती थी, जिसके अंतर्गत ये बताया जाता था कि यदि आप इस तरह का जीवन जीते हैं, आचार संहिता के अनुसार जीवन जीते हैं, तो आप भी स्वर्ग को प्राप्त कर सकते हैं। तो धम्म के अंदर क्या थी? स्वर्ग की झांकियां निकाली जाती थी। अशोक ने अपने शासनकाल के 13वें वर्ष में क्या किया? धम्म महामात्य की नियुक्ति की थी। 13वें वर्ष में क्या किया? धम्म महामात्य की नियुक्ति की। धम्म महामात्य की बात करें तो लोगों को दान देने के लिए प्रोत्साहित करता था। धम्म महामात्य क्या करता था? लोगों को दान देने के लिए प्रोत्साहित करता था। धम्म महामात्य की मृत्यु धम्म महामात्य क्या? मृत्यु की सजा प्राप्त व्यक्ति के परिवार के प्रति क्या करता था? सहानुभूति प्रदर्शित करता था। अर्थात धम्म महामात्य घर जाता था, जिसको यदि मृत्युदंड की सजा मिली है तो उसके घर जाके कहता था कि आपके बेटे ठीक था, ये था, वो था, लेकिन सब ठीक हो जाए। तो इस तरह से धम्म महामात्य क्या है? मृत्यु की सजा जो प्राप्त व्यक्ति था उसके परिवार के प्रति सहानुभूति व्यक्त करता था। अशोक ने धम्म के प्रचार प्रसार के लिए क्या? बहुत सारे अभिलेख लिखवाए थे। धम्म है, धम्म के प्रचार प्रसार के लिए क्या किए? बहुत सारे अभिलेख लिखवाए थे। तो अब हम अभिलेखों के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? अभिलेखों के बारे में बात करेंगे। तो अभिलेख 3 प्रकार के होते हैं। अभिलेख कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। एक तो हमारा शिलालेख होता है, एक स्तंभलेख और एक गुहालेख। शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख 3 प्रकार के अभिलेख है। हम एक एक करके इनके बारे में देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे शिलालेख के बारे में। शिलालेख तो आप समझते होंगे, पत्थर पर जो लेख लिखा जाता है उसे शिलालेख कहा जाता है। कि पत्थर पर लिखे गए लेखों को शिलालेख कहते हैं। और ये भी 2 तरह के, एक तो छोटे छोटे पत्थर पर लिखे तो लघु शिलालेख, और बड़े बड़े पत्थरों पर लिखे हुए तो इसको क्या कहेंगे? बृहद शिलालेख कहेंगे। फिर हम बात करें दूसरा, जिसको स्तंभलेख कहते हैं। तो स्तंभों पर जो लेख होते हैं उनको स्तंभलेख कहा जाता है। और ये भी 2 प्रकार के होते हैं, लघु स्तंभलेख और बृहद स्तंभलेख। छोटे स्तंभ के लिए, बड़े स्तंभ के। फिर गुहालेख की बात करें तो गुफाओं पर जो लेख होते हैं उन्हें गुहालेख कहा जाता है। तो इस तरह हम तीनों के बारे में जानकारी की। अब एक एक करके इनके बारे में जानकारी लेते हैं। सबसे पहले अशोक के जो बृहद शिलालेख उनके बारे में जानकारी लेते हैं। अशोक के जो बृहद शिलालेख है उनकी संख्या 14 है, और सभी 14 का 8 जगह से हमें मिलते हैं। जैसे हमारे शाहबाजगढ़ी, जो वर्तमान में कहाँ पे? पाकिस्तान, पेशावर में। यहाँ से हमें क्या मिलता है? एक अभिलेख मिलता है। मानसेहरा जो पाकिस्तान में, पेशावर में। कालसी हमारे उत्तराखंड में, जूनागढ़ गुजरात में, सोपारा महाराष्ट्र में, धौली उड़ीसा में, जोगड़ गंजम जिला उड़ीसा में, यर्रागुडी ये हमारे आंध्र प्रदेश में। तो इस तरह देखा हमने अशोक के बृहद शिलालेख के बारे में। इनकी संख्या 14 है और ये सभी क्या 8 जगह से मिलते हैं। 8 जगह हमने देख लिए। शाहबाजगढ़ी, मानसेहरा, कालसी, जूनागढ़, सोपारा, धौली, जोगड़ और यर्रागुडी। इस तरह 8 जगह हैं जहाँ से अभिलेख मिलते हैं। फिर एक पृथक से कलिंग का एक प्रज्ञापन हुआ था। क्या अशोक के जो 13वां बृहद शिलालेख है उसमें कलिंग आक्रमण की जानकारी मिलती है। 13वें अभिलेख से हमें क्या है? कलिंग आक्रमण की जानकारी मिलती है अशोक के द्वारा। अशोक ने धौली और जोगड़ से जो मिले हैं अभिलेख, उसमें समस्त प्रजा को क्या कहा है? कि समस्त प्रजा क्या है? मेरी संतान है। अर्थात जो धौली और जोगड़ से अभिलेख मिले उसमें अशोक ने समस्त प्रजा को अपनी संतान बताया। फिर अशोक के लघु शिलालेख की बात करते हैं। अभी तक हमने बृहद शिलालेख की बात की। लघु शिलालेखों की बात करें हम तो अशोक के लघु शिलालेखों में अशोक की व्यक्तिगत जानकारियाँ मिलती हैं। अशोक के लघु शिलालेख कौन कौन से वो देखते हैं। सबसे पहले आता मास्की अभिलेख, जो हमारे कर्नाटक में। कहाँ पे? कर्नाटक में मास्की अभिलेख। फिर गुर्जरा अभिलेख जो मध्य प्रदेश में, उदयगोलम अभिलेख कर्नाटक में, नेट्टूर अभिलेख हमारे कर्नाटक में, ब्रह्मगिरी अभिलेख कर्नाटक में, सिद्धपुर अभिलेख कर्नाटक में। फिर आता जतिंग रामेश्वर अभिलेख, ये भी कर्नाटक में। तो इस तरह से हम एक एक करके इन लघु शिलालेखों के बारे में देखते हैं। सबसे पहले मास्की अभिलेख कर्नाटक में। इस अभिलेख में अशोक का नाम मिलता है, अर्थात अशोक है। ये हमें कहाँ से मिलता है? कर्नाटक में। फिर गुर्जर अभिलेख, ये हमें कहाँ से मिलता है? मध्य प्रदेश से। गुर्जर अभिलेख मध्य प्रदेश से, और इसमें अशोक के नाम का उल्लेख किया गया है। ये कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। तीसरा आता है उदयगोलम अभिलेख।
उदयगोलम अभिलेख की बात करें हम तो ये कर्नाटक में, इसमें अशोक का नाम मिलता है और ये हमारे कर्नाटक राज्य के बेल्लारी जिले में एक जगह है। फिर आता नेट्टूर अभिलेख, इसमें अशोक का नाम मिलता है और ये भी कहाँ पे, भारत के कर्नाटक राज्य में है। फिर आता ब्रह्मगिरी अभिलेख, फिर क्या आता ब्रह्मगिरी अभिलेख जो कहाँ पे, कर्नाटक में। ब्रह्मगिरी अभिलेख मौर्य वंश के शासक अशोक का दूसरा लघु शिलालेख। ब्रह्मगिरी अभिलेख भारत के कर्नाटक राज्य से में प्राप्त हुआ है। ब्रह्मगिरी अभिलेख में क्या है, धम्म का सार मिलता है। क्या मिलता है, धम्म का सार मिलता है कि जो अशोक का धम्म था, जीवन जीने का तरीका अर्थात आचार संहिता थी, उसके बारे में जानकारी मिलती है। फिर आता सिद्धपुर अभिलेख, कौन सा, सिद्धपुर अभिलेख की बात करते हैं कर्नाटक में। सिद्धपुर अभिलेख मौर्य वंश के शासक अशोक का दूसरा शिलालेख है। मौर्य वंश के शासक है अशोक, उसका दूसरा शिलालेख कौन सा, सिद्धपुर अभिलेख। सिद्धपुर अभिलेख की बात करें तो भारत के कर्नाटक राज्य के चित्रदुर्ग जिले के सिद्धपुर नामक स्थान से हमें प्राप्त हुआ है और सिद्धपुर अभिलेख में क्या, धम्म का सार मिलता है। सिद्धपुर अभिलेख में क्या है, धम्म का सार हमें मिलता है। फिर आता है हमारे जतिंग रामेश्वर अभिलेख जो कर्नाटक में। जतिंग रामेश्वर अभिलेख क्या, मौर्य वंश के शासक अशोक का दूसरा शिलालेख है। दूसरा शिलालेख कहाँ है, जतिंग रामेश्वर अभिलेख। ये हमारे कर्नाटक में चित्तलदुर्ग जिले के जतिंग रामेश्वर नामक जगह है, वहाँ से मिलता है और इससे हमें धम्म का सार मिलता है अर्थात धम्म के बारे में जानकारी मिलती है। अब आते हैं अशोक के वृहद स्तंभ लेख। ये तो लघु शिलालेख थे, वृहद शिलालेख दोनों को बारे में देख लिया, 14 थे वृहद शिलालेख जो 8 स्थानों से प्राप्त हैं। फिर आता अशोक के वृहद शिलालेख स्तंभ लेख। अब स्तंभ लेखों के बारे में बात करेंगे। वृहद स्तंभ लेखों की संख्या कितनी है, कुल 7 है और सारे स्तंभ लेख कहाँ से प्राप्त होते हैं, 6 जगहों से। 7 स्तंभ लेख क्या है, 6 जगहों से हमें प्राप्त होते हैं। कहाँ से देख लेते हैं। अशोक के जो वृहद स्तंभ लेख है वो हमारे प्रयाग प्रशस्ति उत्तर प्रदेश, दिल्ली टोपरा स्तंभ दिल्ली, दिल्ली मेरठ स्तंभ दिल्ली, लौरिया अर्राज बिहार, लौरिया नंदनगढ़ बिहार, रामपुरवा कहाँ पे, बिहार के अंदर। तो इस तरह ये हमने देखा 6 स्थान पे 7 वृहद स्तंभ लेख प्राप्त होते हैं। एक एक करके देखते हैं इनके बारे में। सबसे पहले आता प्रयाग प्रशस्ति। सबसे पहले क्या आता, प्रयाग प्रशस्ति। ये भी इस प्रशस्ति की बात करती है। प्रशस्ति मूल रूप से कौशाम्बी में थी। कहाँ थी, कौशाम्बी में ये मूल रूप से लगी हुई थी। अकबर ने क्या किया, प्रयाग प्रशस्ति को प्रयाग में स्थापित करवाया। अकबर ने क्या किया था, प्रयाग प्रशस्ति को प्रयाग में स्थापित करवाया। प्रयाग क्या, भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में प्रयाग जिले में स्थित है। प्रयाग का वर्तमान नाम क्या, आधुनिक नाम इलाहाबाद है। प्रयाग का वर्तमान नाम या आधुनिक नाम क्या, इलाहाबाद है। प्रयाग प्रशस्ति में क्रमशः क्या, अब बहुत सारे अभिलेख लिखे गए हैं, जैसे अशोक का अभिलेख, रानी का अभिलेख, अशोक का अभिलेख, रानी का अभिलेख, हरिश्चंद्र का अभिलेख जो समुद्रगुप्त को भी कहते हैं के बारे में लिखा हुआ है, बीरबल का अभिलेख और जहांगीर का अभिलेख। तो किस तरह लिखे होते हैं, जैसे ये एक अभिलेख है, सबसे पहले जैसे ये मान लो ये पिलर है, ये पिलर है, तो इसमें सबसे पहले नीचे क्या लिखा हुआ था, अशोक का अभिलेख। फिर क्या आता है, रानी का अभिलेख। फिर क्या आता है, हरिश्चंद्र का अभिलेख। फिर आता है जहांगीर का अभिलेख। फिर क्या आता है, जहांगीर का अभिलेख। तो इस तरह से क्या है, अभिलेख लिखे गए। ये बीरबल का अभिलेख है जैसे मान लो, तो इस तरह से इसमें अभिलेख लिखे गए। फिर आता दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख। क्या आता, दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख की बात करें हम, दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख पहले हरियाणा राज्य के अंबाला जिले के टोपरा नामक जगह पे था। मध्यकालीन शासक फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख को दिल्ली में स्थापित करवा दिया। तो ये याद रख सकते हैं हम, मध्यकाल में क्या था, फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख को दिल्ली में स्थापित करवा दिया था। दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख की बात करें तो उस पर मौर्य शासक अशोक ने पूरे 7 अभिलेख लिखवाए थे और दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख ही एकमात्र स्तंभ लेख है जिस पर अशोक के सारे 7 अभिलेख मिलते हैं। इस अभिलेख में जैन धर्म और आजीविक धर्म की जानकारी हमें मिलती है। क्या, जैन धर्म और आजीविक धर्म की जानकारी हमें इससे मिलती है। फिर दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख की बात करें, क्या, दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख की बात करें तो दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख पहले या मूल रूप से उत्तर प्रदेश मेरठ जिले में था। मध्यकालीन शासक फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख को दिल्ली में स्थापित करवाया था। कहाँ पे, दिल्ली में स्थापित करवाया था, दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख को। स्तंभ लेख के बाद हम बात करते हैं अशोक के लघु स्तंभ लेखों के बारे में।
अशोक के लघु स्तंभ लेखों में अशोक की जो राजनीतिक घोषणाएं उनके बारे में जानकारी मिलती है। अशोक के जो लघु स्तंभ लेख है वो कौन कौन से? रुमिंदई स्तंभ लेख, हमारे सारनाथ स्तंभ लेख, फिर हमारे सांची का स्तंभ लेख। सबसे पहले बात करते हैं रुमिंदई स्तंभ लेख की। क्या किसके बारे में बात करें? रुमिंदई स्तंभ लेख की। तो आगे बात करते हैं रुमिंदई स्तंभ लेख की। तो रुमिंदई स्तंभ लेख अशोक का एक लघु स्तंभ लेख है। यह लेख क्या है? नेपाल के जो लुम्बिनी नाम की जगह है ना, वहाँ से हमें मिलता है। कौन सा? रुमिंदई स्तंभ लेख क्या है? नेपाल के में लुम्बिनी नाम की जगह, वहाँ से हमें मिलता है। रुमिंदई स्तंभ लेख से मौर्य काल की आर्थिक स्थिति के बारे में पता चलता है। तो मौर्य काल किस तरह कार्य करता था उसके बारे में जानकारी मिलती है। रुमिंदई स्तंभ लेख से मौर्य काल की राजस्व नीति के बारे में भी जानकारी मिलती है। अर्थात मौर्य काल में राजस्व किस तरह से प्राप्त किया जाता था। लुम्बिनी नेपाल की यात्रा के दौरान अशोक ने भू राजस्व घटा के कितना कर दिया था? 1/6 से 1/8 कर दिया था। 3-4% क्या किया? राजस्व को घटा दिया था। फिर सारनाथ के स्तंभ लेख की बात करें तो सारनाथ के स्तंभ लेख की बात करें तो भारत के उत्तर प्रदेश में। और इस स्तंभ लेख में अशोक ने बौद्ध भिक्षुओं को चेतावनी दी थी और कहा था कि यदि किसी ने बौद्ध संघ में फूट डालने का प्रयास किया तो उसे दंडित किया जाएगा, जेल में डाला जाएगा। जेल रहने लायक स्थान नहीं है। और सफ़ेद कैदी क्या करते? सफ़ेद रंग के कपड़े पहनते। और ये आज का अभी का आखिरी सांची का स्तंभ। सांची का स्तंभ लेख भारत के मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में सांची नामक स्थान पर स्थित है। सांची स्तंभ लेख में अशोक बौद्ध भिक्षुओं को चेतावनी देता है और यही कहता है कि यदि किसी ने बौद्ध संघ में फूट डालने का प्रयास किया तो उसे दंडित किया जाएगा और जेल रहने लायक स्थान नहीं है। और यदि सफ़ेद श्वेत रंग के वस्त्र धारण करते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। इसके आगे का हम पार्ट 2 के अंदर देखेंगे अशोक मौर्य के सांस्कृतिक उपलब्धियों के बारे में। तो इस तरह के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। इसका अगला पार्ट देखना न भूलें, वो भी जल्द ही अपलोड कर दिया जाएगा। दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। धन्यवाद।